नमस्कार साथियों। चलिए आइए हम लोग अपना, जैसे कि आप जानते हो फ्यूज का टॉपिक हम लोगों को चल रहा था, तो इस लेक्चर में भी हम फ्यूज के टॉपिक को वहाँ जहाँ से पिछला लेक्चर मेरा एंड हुआ था उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्यूज के बारे में। तो हमारा टॉपिक ये चलने वाला था कि फ्यूज एलिमेंट का जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमने हेडिंग डलवाया था, अगर नहीं डलवाया था तो आप डाल लीजिए फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी। फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी। फ्यूज एलिमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी का आपको थोड़ा सा मैं इसका मतलब समझाना चाहूँगा। फ्यूज का जो एलिमेंट होता है वो किस मटेरियल का बनाना चाहिए, और वो किस मटेरियल का बनाना चाहिए उसके कुछ 4-5 प्रॉपर्टियां हैं। अगर वो प्रॉपर्टी मेरा फ्यूज़ फुलफ़िल कर रहा है तो मैं उस एलिमेंट का उस एलिमेंट को या उस मटेरियल को एज ए मैं फ्यूज़ एलिमेंट की तरीके से यूज कर पाऊँगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा। तो हमको 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली जो मेन हैं, बाकी और भी होती हैं लेकिन जो मेन हैं 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन पांचों प्रॉपर्टी को जो मेरा मटेरियल, जो मेरा मेटल फुलफ़िल करता है, मैं उसी मटेरियल का फ्यूज एलिमेंट बनाता हूँ। और आपको मैं बता दूँ, इससे हमेशा फ्यूज का जब भी कभी जिक्र आएगा, अगर फ्यूज के 2 क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन इससे आता है, ये 5 पॉइंट में से आ जाता है। चलिए ऐसा करता हूँ, इसमें ये है कि फ्यूज एलिमेंट का मटेरियल है, जो फ्यूज एलिमेंट का मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट। इसको लिख लीजिए, हम अभी बता रहे हैं क्यों। लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा लो ओहमिक लॉस, लो ओहमिक लॉस। अगला हमारा है लो रजिस्टिविटी, या तो मैं लो रजिस्टिविटी कहूँ या तो मैं इसी को कह सकता हूँ हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। अगला है हमारा फ्री फ्रॉम डिटीरियोरेशन, अगला है लो कास्ट। देखिए होता क्या, ये कम से कम ये 5 प्रॉपर्टी फुलफ़िल करना चाहिए होता है। किसी भी फ्यूज एलिमेंट को बनाने के लिए हमको इन 5 प्रॉपर्टियों का होना ज़रूरी है, इन 5 प्रॉपर्टियों का होना ज़रूरी। हमने क्या लिखा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो ओहमिक लॉस, लो रजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या तो मैं लो रजिस्टिविटी कहूँ या तो मैं हाई कंडक्टिविटी कहूँ, बात मेरी एक ही है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फ्री फ्रॉम डिटीरियोरेशन ये तो कॉमन सी चीज़ है, लो कास्ट ये भी आपका कॉमन सी चीज़ है। लो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्यों होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा जो हमारा जो हीट जनरेट होती है I²RT, इस I²RT के अनुसार हमारा क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हीट। और इसी हीट के कारण हमारा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट करता है। तो अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो उससे मैं क्या कर पाऊँगा, मुझे एक तो ऑपरेशन फास्ट प्राप्त होगा और दूसरा इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर है मैं इसको सही से सेट कर पाऊँगा। सही से सेट करने का मतलब ये है कि मैं कम से कम फ्यूजिंग फैक्टर ले पाऊँगा, और हम चाहते भी यही हैं कि हमारा जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो कम से कम रहे। जनरली फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है, हालांकि ये अभी आपको समझ में आएगा, इसके यहाँ पर डिस्कशन करना ठीक नहीं है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही मेरा फॉल्ट करंट आया तुरंत फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे। फ्यूज का अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो होगा क्या, फॉल्ट की कंडीशन में जल्दी से मेल्ट होकर सर्किट को वो ब्रेक करके प्रोटेक्शन प्रदान करता है। दूसरा, लो ओमिक लॉस। लो ओमिक लॉस का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये मेरा फ्यूज है कोई ऐसा, ये मेरा फ्यूज मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा, मैं ये फ्यूज मान लूँ, ये कुछ ऐसा मेरा फ्यूज है और इसमें ये वाला क्या है, फ्यूज एलिमेंट। ये क्या है, फ्यूज एलिमेंट। अगर देखिए ये जो मेरा फ्यूज एलिमेंट है, अगर लो ओमिक लॉस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉसेस कम होना चाहिए, लॉसेस यहाँ पर कम हो। अगर लॉस मेरा कम होगा तो होगा क्या, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में जब मेरा कोई नॉर्मल एज ए लोड, जब मेरा नॉर्मल लोड लगा हुआ है, कोई फॉल्ट नहीं है, उस कंडीशन में होता क्या है, अगर लो ओमिक लॉस वाला मटेरियल यूज करूँगा तो यहाँ पर लॉस नहीं होगा। किसका लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का I2R वाला लॉस, वो वाला लॉस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इस जो फ्यूज एलिमेंट है इसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो होगा क्या, जो ये फ्यूज एलिमेंट है इसमें डिटीरियोरेशन नहीं होगा, फ्यूज में संक्षारण नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि लो ओमिक लॉस का मैं फ्यूज एलिमेंट यूज करूं। अगला मेरा है लो रजिस्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी। लो रजिस्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी यूज करने से फ़ायदा मेरा ये होता है कि देखिए आप जानते हो कि किसी भी करंट के लिए जो आपका कंडक्टर का डायमीटर है वो डिसाइड होता है, या तो आप ये कह सकते हो जो कंडक्टर का डायमीटर है वो करंट रेटिंग पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास दो वायर हैं, आपके पास दो वायर हैं। एक वायर आपका ये है, ये वाला वायर हम किसका ले लिए, कॉपर का ले लिए। दूसरा भी एक मेरे पास दूसरा वायर है, ठीक है, ये मेरा दूसरा वायर है। ये दूसरा वायर किस चीज़ का है, ये एल्युमिनियम का है। अगर मैं आपसे ये कहूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया समान है। अब आप ये जानते हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप ये जानते हो कि कॉपर की जो रजिस्टिविटी है वो कम होती है और इस एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। और ये कितने गुना ज़्यादा होता है इसका टॉपिक आएगा कभी, तब उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना समझिए, इस एल्युमिनियम का जो कंडक्टर है या एल्युमिनियम का जो वायर है और ये कॉपर का वायर है, इन दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, अब इस कॉपर का चूंकि हम जानते हैं इसकी रजिस्टिविटी, कॉपर की जो रजिस्टिविटी, अगर हम यहाँ पर लिखते चले जाएं, अगर मैं ये मानूं कि मेरा एल्युमिनियम का, यहाँ पर ये मैं मानूं कि मैं एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया और कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो अगर रजिस्टिविटी की बात होगी, तो जो एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी है वो कॉपर से अधिक होगी ना। ये एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी या कॉपर की, किसका अधिक है, एल्युमिनियम की। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का समान है। अब अगर करंट रेटिंग की बात की जाए, समान क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज हो रहा है, तो अगर करंट रेटिंग की बात की जाए तो जो आपका एल्युमिनियम है, इसकी करंट रेटिंग कॉपर की करंट रेटिंग से कम हो जाएगा, इसकी करंट रेटिंग कॉपर की करंट रेटिंग से कम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं, हमारा यहाँ पर बताने का ये सिर्फ सिंपल सा मतलब था कि समान क्रॉस सेक्शन एरिया के एल्युमिनियम और कॉपर, अगर हम अलग अलग दो कंडक्टर लें
अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया समान हो तो इसकी जो करंट रेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। वो क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इन दोनों कंडक्टर का, इन दोनों वायर का रजिस्टिविटी चेंज है। जिसकी रजिस्टिविटी अधिक होगी वो लो करंट रेटिंग का हो जाएगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी वो अधिक करंट रेटिंग का। तो अधिक करंट रेटिंग किसका आ गया? कॉपर का। और एल्युमिनियम का क्या हो गया? कम करंट रेटिंग हो गया। तो आपने ये देखा कि समान करंट रेटिंग के, समान क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का समान क्रॉस सेक्शन एरिया की कंडीशन में एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर की करंट रेटिंग अधिक होगी। अभी यहाँ पर किसकी करंट रेटिंग अधिक है? ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर किसकी करंट रेटिंग अधिक है? कॉपर की करंट रेटिंग अधिक है। किससे? एल्युमिनियम से। अब अगर हम आपसे कहें कि हमको इस कॉपर के कंडक्टर के बराबर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल माने हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने ये माना कि अभी इस कंडीशन में जब क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, अगर इसका 5 एम्पियर करंट रेटिंग है तो हमने ये माना कि इसका 10 एम्पियर करंट रेटिंग है। ठीक है, ये 5 एम्पियर किसका? एल्युमिनियम का। ये 10 एम्पियर किसका? कॉपर का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी अधिक है, इसकी रजिस्टिविटी कम है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर के समान मुझे एल्युमिनियम की करंट रेटिंग चाहिए, कॉपर के समान मुझे एल्युमिनियम की करंट रेटिंग चाहिए, कॉपर के समान मुझे एल्युमिनियम की करंट रेटिंग चाहिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मैं एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं, मतलब इसको मोटा यूज करूं, अगर इसको इस एल्युमिनियम को मोटा कर दूं और ये मेरा कॉपर वाला पतला रहे, तो अब इस कंडीशन में दोनों की करंट रेटिंग अब समान हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमको दो मटेरियल है, दो अलग अलग मटेरियल हैं, एक कॉपर है और एक एल्युमिनियम है, अगर इन दोनों को समान करंट रेटिंग का बनाना है तो हमको एल्युमिनियम वाला ज़्यादा मोटा बनाना पड़ेगा और कॉपर वाला पतला रहेगा। एल्युमिनियम वाला ज़्यादा क्यों बनाना पड़ेगा, ज़्यादा मोटा क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी अधिक थी। तो उसके अनुसार हमको एल्युमिनियम को मोटा बनाना पड़ेगा, एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक रहेगा, कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से ध्यान दूँ। अगर दो मेरे एलिमेंट है एल्युमिनियम और कॉपर, अगर इनको समान धारा का, समान करंट रेटिंग के लिए हमको यूज करना है तो जो एल्युमिनियम वाला रहेगा कंडक्टर वो थोड़ा सा मोटा यूज करना पड़ेगा, और जो कॉपर वाला रहेगा वो एल्युमिनियम के अपेक्षा कॉपर वाला हमको पतला यूज करना पड़ेगा। इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें लिखा है लो रजिस्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी। लो रजिस्टिविटी किसकी है? लो रजिस्टिविटी किसकी है आप बताइए, इसको मैं हटा देता हूँ। लो रजिस्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी किसकी है? ये है कॉपर की। और हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि फ्यूज एलिमेंट को हम लो रजिस्टिविटी और लो रजिस्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी वाला मटेरियल यूज करके हम फ्यूज बनाएं। तो हमने ये देखा कि अगर हम लो रजिस्टिविटी वाला अगर हम मटेरियल यूज करते हैं तो उससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि वो पतला कंडक्टर यूज होता है। वो क्या यूज होता है? पतला। देखो एल्युमिनियम वाला मोटा है, कॉपर वाला पतला है। अगर मेरा जो फ्यूज एलिमेंट है, अगर मेरा फ्यूज एलिमेंट पतला होगा, तो ये आप जान लीजिए कि फ्यूज को मेल्ट होकर अलग होने में कम समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर दो वायर हैं, अगर एक वायर मान लीजिए मोटा है और एक वायर पतला है, तो जो मोटा वाला वायर है उसको मेल्ट होकर ब्रेक होने में ज़्यादा समय लगेगा, और जो पतला वायर है उसको मेल्ट होकर ब्रेक होने में कम समय लगेगा। ये आप व्यवहारिक रूप से इसको आप समझ सकते हो। जो मेरा मोटा वाला वायर होगा उसको मेल्ट होकर ब्रेक होने में ज़्यादा समय लगेगा, जो पतला वाला रहेगा उसको मेल्ट होकर ब्रेक होने में कम समय लगेगा। कम समय लगने का यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ? ऑपरेशन मेरा फास्ट हो गया। कम समय का मतलब यही ना हुआ? कम समय का मतलब ऑपरेशन मेरा फास्ट हो गया, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्शन हो वो फास्ट हो। तो यहाँ आप इस चीज़ का मतलब समझ गए होंगे।
अगला एक टर्म है आपका फ्री फ्रॉम डिटीरियोरेशन। फ्री फ्रॉम डिटीरियोरेशन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इसमें क्षरण नहीं होना चाहिए। वो क्षरण होता कैसे है आप इस चीज़ को समझेंगे। क्षरण देखिए होता इस तरीके से है कि जब हमारा कोई फ्यूज एलिमेंट है वो लगातार सर्किट में लगा हुआ है, ये मान लीजिए मेरा फ्यूज लगातार, ये मेरा फ्यूज सर्किट में लगा हुआ, लगातार फ्यूज मेरा सर्किट में लगा हुआ है और इससे मान लीजिए जो भी कोई कुछ भी लोड करंट, मैं मान लूँ कि 10 एम्पियर लोड करंट लगातार फ्लो हो रही है। अगर देखो अगर लगातार फ्लो करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर I²R लॉस होगा, यहाँ पर T से गुना कर दो, ये हीट बन जाएगा। जितना ज़्यादा समय होगा, जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा हीट डेवलप होगी, जितने देर तक के लिए करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा इसमें हीट डेवलप होगी। और इस हीट के कारण जो ये फ्यूज एलिमेंट है इसका डिटीरियोरेशन होने लगता है, या तो मैं कहूँ ये जब इसको मैं गर्म करता हूँ या जब हीट के कारण ये जब ये गर्म होता है तो इसमें क्षरण होने लगता है, या ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इसके जो ऊपर वाली लेयर है वो उसमें क्षरण होने लगता है। जो ऊपर वाली लेयर है उसमें अगर क्षरण होने लग जाएगा तो होगा क्या, धीरे धीरे अगर ये मान लीजिए लेयर इसकी इस कंडक्टर है, इसकी अगर लेयर अगर धीरे धीरे ऊपर की अगर क्षरण होकर निकल जाए, अगर क्षरण होकर निकल जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्टर पहले की तुलना में पतला हो जाएगा। अगर जब पहले की तुलना में पतला हो जाएगा तो हो गया क्या, इसकी जो करंट रेटिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। हम जितने एम्पियर के लिए डिज़ाइन किए थे, अगर मान लीजिए 10 एम्पियर के लिए हमने डिज़ाइन किया था इसको, तो जब ये कंडक्टर का क्षरण होकर ये पतला हो गया तो 10 एम्पियर के पर आप ये काम नहीं कर पाएगा, ये 8 एम्पियर तक का फ्यूज बन जाएगा। तो होगा क्या, अगर डिटीरियोरेशन होता रहेगा तो इसकी करंट रेटिंग धीरे धीरे करके घटने लगती है, और जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसमें कम से कम क्षरण हो। और ये है मेरा लो कास्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये जो मेरी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको प्राप्त करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि इसका कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाए, तो हम कास्ट का भी ध्यान देते हैं कि कम से कम लागत में हमारा अच्छा फ्यूज एलिमेंट बनकर तैयार हो पाए। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकली समझिएगा तो ये कभी नहीं भूलेगा, अदरवाइज भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इससे अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। हम कुछ आपको जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि फ्यूज एलिमेंट के लिए हम लोग कापर का, सिल्वर का, टिन का, लेड का, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं फ्यूज एलिमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इनकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होती है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। अब हम कुछ एलिमेंट लेंगे, कुछ मटेरियल्स लेंगे, उनको रखेंगे और उनकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी और उनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, और आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में। तो पहला आप डाल सकते हैं कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, अगला हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में, अगला हो जाएगा स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। ये है हमारा माइक्रो ओम mm,
माइक्रो ओम mm, माइक्रो ओम मिलीमीटर। तो मेरा पहला मेरा है टिन है। टिन का जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसी तरीके से मेरा दूसरा है लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 328 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 328 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। मेरा है एल्युमिनियम मेरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 665 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है हमारा यहाँ पर सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 980 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 980। और अगला है मेरा कापर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1090 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी तरीके से इनकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी हम लोग लिख देते हैं। जो टिन होता है इसका होता है 112 माइक्रो ओम mm, और इसका होता है लेड का 210 होता है, और एल्युमिनियम का 28 होता है, और सिल्वर का 16 होगा, और कापर का 17 होगा। ये टिन का, ये आप कॉलम बना के आप इसको लिख लीजिए और याद रखिए, इसका यूनिट ज़रूर याद रखिएगा, माइक्रो ओम मिलीमीटर है और ये है डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज़ जो फ्यूज एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो हमारा कापर है, कापर का देखो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, कापर का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें, अगर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? मेरा टिन का है, 240। अब अगर मैं रजिस्टिविटी की मैं बात करूं तो रजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि सिल्वर की सबसे कम रजिस्टिविटी है, सिल्वर की। सिल्वर से अधिक किसका है? इसका मतलब कापर। और सबसे अधिक रजिस्टिविटी यहाँ पर किसकी है? लेड की है। सबसे अधिक रजिस्टिविटी किसकी है? लेड की। तो होता क्या है, जो मेरा टिन और लेड है, जो मेरा टिन है और जो मेरा लेड है वो क्या है, थोड़ा सा सस्ता आता है, सस्ता मिलता है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी फ्यूज के लिए यूज करते हैं। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, ये जितनी चारों प्रॉपर्टी लिखाई गई हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो ओमी क्लास, लो रजिस्टिविटी, फ्री फॉर्म डिटीरियोरेशन, इन सारों प्रॉपर्टी को किसी एक मेटल में प्राप्त करना संभव नहीं होता है। इसलिए हम एक से अधिक मेटल का एलॉय यूज करके हम फ्यूज एलिमेंट बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लो मेल्टिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग टिन ले लेते हैं। लो मेल्टिंग, देखिए लो मेल्टिंग के लिए हमने ध्यान दिया तो हमारा क्या मिल गया? टिन हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लो रजिस्टिविटी की बात करें, लो रजिस्टिविटी भी हमारा टिन है, लो रजिस्टिविटी भी मेरा टिन है। तो यहाँ पर मैं लेड और टिन का यूज करता हूँ। लेड और टिन का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि किसी एक मेटल में सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम एक से अधिक मेटल का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लेड और टिन का एलॉय यूज करते हैं। यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट है, देखिए टिन का भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेड का भी लो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक रजिस्टिविटी की बात करते हैं तो इनकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी अधिक हो जाती है। चूँकि ये सस्ता मिलता है तो इसलिए हम ऑर्डिनरी फ्यूज़ में हम इसको यूज कर लेते हैं। और जब बात आती है अधिक धारा के लिए, मतलब कि 15 एम्पियर के लिए, जब 15 एम्पियर की बात आती है तो वहाँ पर मैं सिल्वर प्रीफर करता हूँ या तो मैं कापर प्रीफर करता हूँ। जनरली मैं सिल्वर लगाऊंगा या तो मैं कापर लगाऊंगा। 15 एम्पियर से अधिक फ्यूज के लिए हम लोग सिल्वर या कापर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं?
क्योंकि जैसे जैसे हम करंट, जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मेरी करंट रेटिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे अधिक बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पर, अगर मैं इस यहाँ पर लेड और टिन का यूज करूँगा 15 एम्पियर से अधिक करंट रेटिंग के लिए, अगर मैं लेड और टिन का यूज करूँगा तो आप इस चीज़ को कंपेयर करिए कि लेड और टिन की स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या है और कॉपर और सिल्वर की स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या है। लेड और टिन की स्पेसिफिक रजिस्टिविटी देखिए 112, 210 है, ये 16, 17 है। इसकी तुलना में इसकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है लेड और टिन की। तो अगर हम अधिक धारा के लिए, अधिक करंट रेटिंग के लिए लेड और टिन का यूज करेंगे तो हमको क्या करना होगा, अधिक स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होने के कारण हमको वायर या एलिमेंट मोटा बनाना पड़ेगा। अगर मैं एलिमेंट मोटा बनाऊंगा, अगर मैं फ्यूज एलिमेंट मोटा बनाऊंगा तो उसको ऑपरेट होने में ज़्यादा समय लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, 15 एम्पियर से अधिक जब मैं जाता हूं तो वहां पर सिल्वर या कॉपर का यूज करता हूं। ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो टाइम डिले फ्यूज होते हैं वहाँ पर हम लोग जिंक एलिमेंट यूज करते हैं, जिंक का बना हुआ फ्यूज एलिमेंट यूज करते हैं। उससे हमको क्या होता है, टाइम डिले प्राप्त होता है। टाइम डिले की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, मोटर में पड़ती है, क्योंकि मोटर में आप जानते हो स्टार्टिंग टाइम में अधिक करंट फ्लो होती है ना, वो स्टार्टिंग का टाइम में मोटर अधिक करंट लेता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग जिंक एलिमेंट का फ्यूज हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। फ्यूजिंग करंट क्या होता है? फ्यूजिंग करंट, हेडिंग डालेंगे फ्यूजिंग करंट। देखिए फ्यूजिंग करंट तो वही है, वह न्यूनतम करंट। एक होता है करंट रेटिंग होता है, एक होता है फ्यूजिंग करंट। करंट रेटिंग में क्या होता है, करंट रेटिंग जो हमारे धारा जिस मान की धारा या जो करंट हमारे फ्यूज एलिमेंट में सतत प्रवाहित होती रहे और उसके प्रवाह से ना तो हमारा फ्यूज मेल्ट हो, ना ही डिटीरियोरेशन उसमें आए, तो हमारे फ्यूज की करंट रेटिंग कहलाता है। और फ्यूजिंग करंट क्या होता है, फ्यूजिंग करंट के कारण हमारा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो जाता है। फ्यूजिंग करंट के कारण मेरा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो जाता है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, धारा का वह न्यूनतम मान, धारा का या करंट का वह न्यूनतम मान जिस पर फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर, जिस पर फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे, सर्किट को ब्रेक कर दे फ्यूजिंग करंट कहलाता है। फ्यूजिंग करंट कहलाता है, फ्यूजिंग करंट कहलाता है। दूसरा, फ्यूजिंग करंट का मान फ्यूज के करंट रेटिंग
फ्यूज के करंट रेटिंग से अधिक होता है, फ्यूज के करंट रेटिंग से अधिक होता है। आप समझ ही रहे होंगे क्यों अधिक होता है। फ्यूजिंग करंट वह करंट जो फ्यूज को मेल्ट करा दे, और फ्यूज की करंट रेटिंग, उससे लगातार जो करंट फ्लो होना हो, वो फ्यूज की करंट रेटिंग कहलाता है। अब इसका एक फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेट फ्यूजिंग करंट फॉर ए राउंड वायर या फॉर ए राउंड वायर फ्यूज एलिमेंट, ये होता है I बराबर के D⁻3/2। इसको याद रख लीजिएगा। इसको प्रीस लॉ भी बोलते हैं। और I बराबर के D⁻3/2, जहाँ पर K क्या है, फ्यूज कांस्टेंट है। K क्या है, फ्यूज कांस्टेंट है। फ्यूज कांस्टेंट है। D क्या है, डायमीटर ऑफ फ्यूज एलिमेंट। अगला यहाँ पर I क्या है, फ्यूजिंग करंट। यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए, जो हमारा फ्यूज कांस्टेंट है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जो मेरा फ्यूज कांस्टेंट है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो इसको मैं चाहूँ तो इसी में ये भी बढ़ा सकता हूँ कि फ्यूज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन फ्यूज मटेरियल। ये बताया किसने है, ये बताए हैं सर W.H. प्रीस के अनुसार अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए फ्यूज कांस्टेंट का मान अलग होता है। इसको लिख लीजिएगा, अलग अलग होता है। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि ये जो फ्यूजिंग करंट है ये किस किस बातों पर डिपेंड करेगी। फ्यूजिंग करंट इसको आप लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जो फ्यूजिंग करंट है वो मेरी किस किस बातों पर निर्भर करता है। फ्यूजिंग करंट, चलिए लिखिए। फ्यूजिंग करंट निम्न पर निर्भर करता है। पहला, टाइप ऑफ मटेरियल। आप ये समझ रहे होंगे, अलग अलग मटेरियल हो जाएगा तो फ्यूजिंग करंट भी अलग हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया। एक चीज़ आप ये जान लीजिए, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग टाइप का होगा तो अलग अलग इसकी फ्यूजिंग करंट हो जाती है। मान लीजिए राउंड वाला है तो अलग, और रेक्टेंगुलर वाला है तो अलग। यहाँ पर इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। वेदर राउंड आर रेक्टेंगुलर शेप। दूसरा है मेरा, अगला इसी में लिख लेंगे, डायमीटर पर तो निर्भर करेगा ही। और जैसा कि हमने बताया
शेप पर भी निर्भर करेगा, लेंथ पर भी निर्भर करेगा, लेंथ पर निर्भर करेगा। और एक चीज़ ये भी जान लो कि हमारा जो लेंथ है वो 60 लेंथ का होना चाहिए। जो मैं फ्यूज एलिमेंट यूज करता हूँ, ये नहीं कि कितना भी लंबाई का यूज कर लूँ, फ्यूज एलिमेंट में 60 लेंथ का यूज करूँगा। 60 लेंथ का यूज करने से मेरा फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से हीट रिमूव हो जाती है। फ्यूज एलिमेंट से जो हीट बार जैसे करंट उसमें फ्लो होगी तो उसमें हीट तो जनरेट होती ही है, तो जो हीट जो जनरेट हो रही है लगातार, वो हीट जल्दी से रिमूव हो जाती है। तो इसलिए हम लोग 60 लेंथ का यूज कर रहे हैं। जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा देर लगेगा रिमूव होने में, जितना छोटा लेंथ रहेगा उतना कम टाइम लगता है। इसलिए हम लेंथ यहाँ पर लिख भी लीजिए ब्रैकेट में, शार्ट लेंथ होना चाहिए, शार्ट लेंथ होना चाहिए। अगला है टाइप ऑफ इनक्लोजर, टाइप ऑफ इनक्लोजर, टाइप ऑफ इनक्लोजर। देखो टाइप ऑफ इनक्लोजर का बड़ा महत्व है। टाइप ऑफ इनक्लोजर का मतलब यहाँ पर इनक्लोजर का मतलब मैं फ्यूज को किससे ढक रहा हूँ, मैं फ्यूज को किस चीज़ से ढक रहा हूँ, इसका पूरा चारों तरफ से ढका हुआ है या आधा ढका है आधा खुला है। तो अगर जैसा इनक्लोजर रहेगा, अगर टाइप ऑफ इनक्लोजर पर भी डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि इससे अगर इनक्लोजर मेरा खुला हुआ रहेगा तो उसमें वातावरण का भी प्रभाव आएगा, उसमें डिटीरियोरेशन की ज़्यादा चांसेस रहेंगी, जिससे करंट रेटिंग लो होगा, जिससे मेरा फ्यूजिंग करंट भी घटेगा। लेकिन अगर मेरा बंद रहेगा इनक्लोजर तो उसमें वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ पर भी हमारा फ्यूजिंग करंट डिपेंड करता है। अगला हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड फॉर स्ट्रैंडेड फ्यूज, नंबर ऑफ स्ट्रैंड फॉर स्ट्रैंडेड फ्यूज। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर मेरा कोई फ्यूज है, अगर इस फ्यूज में एक स्ट्रैंड है, तो अगर मैं मानूं कि मतलब एक डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा, अगर यहाँ पर मैं मानूं कि अगर एक स्ट्रैंड का अगर इसका एम्पियर, अगर इसमें इसकी करंट रेटिंग अगर 2 एम्पियर है, तो अगर इसमें एक ही जगह मैं 2 स्ट्रैंड यूज करूँगा तो ऐसा नहीं कि 4 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग हो जाएगी। ये 4 की बजाय 2.5 हो जाएगी या 2.6 हो जाएगा। मतलब कि सीधे 4 नहीं होगा, दुगना नहीं होगा। दुगना जितना रहेगा उससे जितने स्ट्रैंड बढ़ाते जाएंगे लगभग थोड़ा सा उससे कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता। मतलब कि मान लीजिए 3 कर दीजिए तो यहाँ पर 2 3 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 4.5 के करीब आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्ट्रैंड पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग अगले अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग होना क्या चाहिए था, हम लोगों को फ्यूजिंग करंट से पहले करंट रेटिंग को पढ़ना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। करंट रेटिंग, करंट रेटिंग, करंट रेटिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। एक चीज़ ये भी है, जो फ्यूज है उसकी जो रेटिंग है एम्पियर में होती है, ठीक है, एम्पियर में होती है। दूसरा ये है करंट रेटिंग। फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। फ्यूजिंग करंट वो करंट होगी जिस पर फ्यूज आपका मेल्ट होकर ब्रेक हो जाए, और जो करंट रेटिंग वाली फ्यूज है, इस वाली जो करंट रेटिंग वाली जो करंट है, करंट की रेटिंग वाली जो करंट है, वो ऐसी करंट होती है जो लगातार फ्यूज से फ्लो होती रहे, लगातार फ्लो होती रहे और उसमें कोई डिटीरियोरेशन ना आए, फ्यूज में कोई नुकसान ना हो, कोई ऑक्सीकरण ना हो, वो मेरा कहलाता है फ्यूज की करंट रेटिंग। और
जो फ्यूज की करंट रेटिंग है ये आरएमएस वैल्यू में दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे, फ्यूज की करंट रेटिंग, फ्यूज की करंट रेटिंग, फ्यूज की करंट रेटिंग आरएमएस वैल्यू में दी जाती है। अब हम लोग लिखते हैं करंट रेटिंग अपने साधारण लैंग्वेज में क्या होता है, धारा का वह मान जिसे फ्यूज एलिमेंट बिना डिटीरियोरेशन के प्रवाहित, यहाँ पर एक और है हम जोड़ देंगे, बिना डिटीरियोरेशन के लगातार प्रवाहित कर ले फ्यूज की करंट रेटिंग कहलाता है। फ्यूज की करंट रेटिंग कहलाता है। चलिए अब ये एक चीज़ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो फ्यूज की करंट रेटिंग है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। चलो, फ्यूज की करंट रेटिंग निम्न, या तो ऐसे लिखते हैं, फ्यूज की करंट रेटिंग फ्यूज मटेरियल, फ्यूज कांटेक्ट होल्डर तथा फ्यूज के चारों ओर तापमान फ्यूज के चारों ओर वातावरण के तापमान वृद्धि टेम्परेचर राइज पर निर्भर करता है। आप जान ही रहे होंगे। अगर अब आप समझ भी लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, बाकी है तो बड़ी आसान चीज़। फ्यूज की करंट रेटिंग फ्यूज मटेरियल पर डिपेंड करेगा। भाई बिल्कुल करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, तो इसी अनुसार हमारा फ्यूज मटेरियल पर ये डिपेंड करेगा। अगर अलग अलग रजिस्टिविटी होगी तो उसी अनुसार आपका अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का बनाना पड़ेगा, मोटा पतला बनाना पड़ेगा फ्यूज एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूज मटेरियल पर डिपेंड करेगा, फ्यूज कांटेक्ट होल्डर पर भी डिपेंड करेगा, तथा फ्यूज के चारों ओर वातावरण पर भी डिपेंड करेगा, और इनके तापमान वृद्धि पर भी निर्भर करेगा कि जो मेरा फ्यूज मटेरियल है इसमें कितना टेम्परेचर राइज होता है, फ्यूज का जो कांटेक्ट होल्डर है इसमें कितना टेम्परेचर राइज होता है, और इसके चारों ओर जो वातावरण है इसका कितना टेम्परेचर राइज होता है। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है, अगर ये सब हम जानते रहेंगे तो हमको जो डिटीरियोरेशन वाली प्रॉब्लम है इसको हमको समझने में आसानी होगी, और हम ये भी समझ पाएंगे कि फ्यूज हमारा लगातार उतनी करंट रेटिंग के लिए यूज होगा या नहीं होगा। ऐसा तो कहीं नहीं है कि पता चला डिटीरियोरेशन के कारण मेरा फ्यूज का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रहा है और हम उतने ही करंट रेटिंग का फ्यूज मानकर चल रहे हैं।
अगर क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होगा डिटीरियोरेशन के कारण तो मेरे फ्यूज की करंट रेटिंग कम हो जाएगी। तो इन सब बातों पर भी मेरा फ्यूज की करंट रेटिंग डिपेंड करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक आपका और मैं बताता हूँ फ्यूजिंग फैक्टर। चलिए वो लिखा रहने दीजिए, नीचे लिख देते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। हेडिंग डालिए फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर यहाँ इसमें लिखिए यह या तो ऐसे लिखेंगे फ्यूजिंग फैक्टर मिनिमम फ्यूजिंग करंट तथा करंट रेटिंग का अनुपात होता है। फ्यूजिंग फैक्टर मिनिमम फ्यूजिंग करंट तथा करंट रेटिंग का अनुपात होता है। तो यहाँ से अगर मैं फ्यूजिंग फैक्टर लिखूँ, फ्यूजिंग फैक्टर बराबर मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपान करंट रेटिंग। ये आप ये फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपान करंट रेटिंग। देखिए आप जान रहे हो यहाँ की करंट रेटिंग से हमेशा फ्यूजिंग करंट आपका अधिक होगा, करंट रेटिंग से फ्यूजिंग करंट हमेशा आपका अधिक होगा। और आपका चाहे फ्यूजिंग करंट हो चाहे करंट रेटिंग हो, दोनों का मात्रक एम्पियर होगा। चाहे फ्यूजिंग वाली करंट हो तो चाहे रेटिंग वाली करंट हो, दोनों का मात्रक एम्पियर होगा। तो ऊपर भी एम्पियर नीचे भी एम्पियर कट गया तो आपका जो फ्यूजिंग फैक्टर है ये यूनिट लेस हो जाएगा। और चूंकि मिनिमम फ्यूजिंग करंट रेटिंग से हमेशा अधिक होगा तो इसलिए इसका मान जो फ्यूजिंग फैक्टर है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होगा, एक के बराबर भी नहीं होगा, 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव 1 से अधिक होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव 1 से अधिक होता है। थोड़ा सा और समझो इसको। अभी आप उदाहरण के लिए आप ये मानो कि कोई फ्यूज है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना दिया है? 2 दिया है। उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या दिया है? 2 दिया है। करंट रेटिंग उसका क्या दिया है? करंट रेटिंग दिया है 5 एम्पियर। तो आपसे पूछा जाए फ्यूजिंग करंट निकालिए। हमने क्या कहा? फ्यूजिंग फैक्टर कितना दिया है? 2 दिया है। करंट रेटिंग कितना है? 5। तो आपसे क्या कह रहा है? फ्यूजिंग करंट। तो आप रखिए यहाँ पर मान रखिए, फ्यूजिंग फैक्टर कितना दिया है? 2 दिया है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट आपको निकालना है, बटे करंट रेटिंग कितना दिया है? 5 दिया है। तो यहाँ से आप देखिए कितना आया? फ्यूजिंग करंट बराबर आ गया 10 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने फ्यूज एलिमेंट लिया है, इसमें अगर 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो मेरा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। ये चीज़ यहाँ पर समझ आए होंगे। यही मतलब होता है फ्यूजिंग फैक्टर का, यही मतलब होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट या फ्यूजिंग रेटिंग का। अगर आप ये ध्यान दो, अगर हम क्या कर दें कि फ्यूजिंग फैक्टर को हम 1.5 कर दें तो क्या होगा? अगर हम फ्यूजिंग फैक्टर को अगर मैं क्या करूं,
1.5 कर दूं, अगर मैं फ्यूजिंग फैक्टर को 1.5 कर दूं तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, अगर मैंने फ्यूजिंग फैक्टर को 1.5 किया और ये मेरा फ्यूजिंग करंट है और करंट रेटिंग 5 है, तो फ्यूजिंग करंट बराबर आ जाएगा 7.5 एम्पियर। इस टाइम फ्यूजिंग करंट कितना है, 7.5 एम्पियर। पहले कंडीशन में कितना आ रहा था, 10 एम्पियर। दूसरे कंडीशन में कितना आ रहा है, 7.5 एम्पियर। तो देखिए जितना फ्यूजिंग करंट मेरा कम रहेगा वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए उतना बेस्ट रहेगा। वो प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट कैसे रहेगा ये समझो आप, वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट कैसे रहेगा ये समझो। देखो पहली कंडीशन मैं ये मान रहा हूँ, पहली कंडीशन हमने ये माना दोनों के लिए फ्यूजिंग फैक्टर मेरा कितना है, 2 है। करंट रेटिंग कितना है, करंट रेटिंग जो है मेरा कितना है, 5 एम्पियर है। करंट रेटिंग 5 एम्पियर है। और एक दूसरा है, इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना हमने माना था, 1.5 माना था। करंट रेटिंग इसकी कितनी थी, इसकी भी करंट रेटिंग 5 एम्पियर की थी। तो यहाँ से जो आया था फ्यूजिंग करंट कितना आया था, 10 एम्पियर आया था। और यहाँ से कितना फ्यूजिंग करंट आया था, 7.5 एम्पियर। यहाँ से कितना आया, 7.5 एम्पियर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बार बार, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मेरा फ्यूजिंग करंट कम होगा वो मेरा उतना अच्छा मैं उस फ्यूज़ से प्रोटेक्शन प्राप्त कर पाऊँगा। वो कैसे प्राप्त कर पाऊँगा, अभी हमने ये कहा कि करंट रेटिंग हमारी कितनी है, दोनों कंडीशन में करंट रेटिंग हमारी 5 एम्पियर है ना। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मान लीजिए कोई मेरा लोड है जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर की है। अब मेरा वो क्या हो गया, ओवरलोड हुआ। अभी ओवरलोड हुआ, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, केवल ओवरलोड हुआ। ओवरलोड के कारण क्या हो गया, उसमें करंट फ्लो होने लगेगी 8 एम्पियर की। ओवरलोड के कारण उसमें करंट कितनी फ्लो होने लगेगी, 8 एम्पियर की। अब आप ये बताइए, करंट रेटिंग कितनी थी, 5 एम्पियर थी। अब उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 8 एम्पियर फ्लो हो रही है। और हमारा रिले कब, सॉरी हमारा फ्यूज कब ऑपरेट कर रहा है, पहली कंडीशन में जब उसमें 10 एम्पियर का होगा, और दूसरी कंडीशन में क्या, जब उसमें 7.5 एम्पियर की फ्यूजिंग करंट, 7.5 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगेगी तो फ्यूज मेरा मेल्ट कर जाएगा। करंट मेरी कितनी फ्लो हो रही है, 8 एम्पियर की। अगर मैं इसको यहाँ से तुलना करूँ, इसको यहाँ से मैं तुलना करूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी फ्यूजिंग करंट 10 एम्पियर है और ये 8 एम्पियर ही ओवरलोड के कारण हो पाया। तो अगर मैं ऐसा एलिमेंट लूँ जिसका फ्यूजिंग फैक्टर मेरा 2 रहेगा तो इस कंडीशन में, इस ओवरलोड की कंडीशन में ये वाला फ्यूज ऑपरेट नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा फ्यूज लूँ जिसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 हो तो इस कंडीशन में मेरा फ्यूजिंग करंट कितना आ रहा है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट 7.5 एम्पियर आ रहा है। और जबकि ओवरलोड के कारण कितना मेरी करंट है, 8 एम्पियर है। फ्यूजिंग करंट से ये करंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूज मेरा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि जो मेरा फ्यूजिंग फैक्टर है वो कम से कम हो, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा हम कम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें डिटीरियोरेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। वो कैसे आने लगती है उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसके आगे की चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी फ्यूज के बारे में, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप सभी बच्चों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।